नेपाल से हिंसा का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाली सेना के मुख्यालय लाई गई है सुशीला कार्की। दुर्गा प्रसाई को भी सेना मुख्यालय लाया गया है। शाम 4 बजे आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकात होगी। सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सुशीला कार्की का नाम ही सबसे आगे भी चल रहा है। नेपाली सेना के मुख्यालय सुशीला कार्की लाई गई हैं। दुर्गा प्रसाई को भी सेना मुख्यालय लाया गया है। अब सुशीला कार्की की अगर बात करें तो देखिए 7 जून 1952 को विराट नगर में उनका जन्म हुआ। 1975 में BHU से राजनीतिक शास्त्र में MA किया। 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनी। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश भी हैं सुशीला कार्की। 72 साल की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। न्यायाधीश से पहले टीचर के रूप में उन्होंने काम किया। संविधान मसौदा समिति की सदस्य भी रही हैं। तो देखिए किस तरीके से उनको मुख्यालय लाया गया है, सेना मुख्यालय लाया गया है। अब आपको बता दें कि सुशीला कार्की आखिर कौन है। 7 जून 1952 को विराट नगर में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। 1975 में BHU से राजनीतिक शास्त्र से MA किया उन्होंने। 11 जुलाई 2016 की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की बनी। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश है सुशीला कार्की। ये भी आपको बता रहे 72 साल की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही। 72 साल की रही वो जब नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही। न्यायाधीश से पहले टीचर के रूप में भी सुशीला कार्की ने काम किया है। यानी कि एक संविधान मसौदा समिति की सदस्य भी सुशीला कार्की रही है। ये आपको बता रहे। वहीं आपको बता दें कि अंतरिम सरकार की PM की सबसे बड़ी दावेदार सुशीला कार्की ही हैं। तो नेपाल से हिंसा का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद आपको बता दें कि जिसमें 9 सितंबर को हुई हिंसा का डरावना मंजर दिख रहा है। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आग ही नजर आ रही है। गाड़ियां जलकर राख हो चुके हैं। इमारतें और दुकानें धधक रही हैं। हर तरफ सिर्फ धुआं और आग ही आग नजर आ रही है। चारों तरफ तबाही का आलम है। युवाओं के विद्रोह ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को युद्ध का मैदान बना दिया था। उस दिन काठमांडू में आग की लपटें और राख का ढेर पड़ा था। विद्रोह की आग इतनी भयानक थी कि सैकड़ों गाड़ियां राख में तब्दील हो गई। और ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये नेपाल में जो हिंसा हुई थी उसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। 9 सितंबर को जब हिंसा का डरावना मंजर था तो इसी तरीके की तस्वीरें वहां पर जहां तहां दिखाई दे रही थी। एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हर तरफ जहां आप देख रहे हैं आग की लपटें, यानी कि जलती हुई कारें, दुकानें, यही केवल दिखाई दे रहा है। इमारतें और दुकान पूरी तरीके से धधकती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए 9 सितंबर का ये वीडियो है जो सामने आया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहां पर आप समझ पाएंगे ये सड़कों का हाल है। ये देखिए यहां से जहां से भी आप देखेंगे सड़कें, ये देखिए गाड़ियां जहां तहां जली हुई यहां पर नजर आ रही हैं। गाड़ियां ही नहीं बल्कि उनके पीछे आप देखेंगे तो दुकानें भी यहां पर आग में जलती हुई नजर आ रही हैं। धुएं का गुबार ऐसा कि कुछ भी आसपास देखने में नहीं आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये दुकानें हैं, दुकानें और घर, इमारतें, ये सभी इस तरीके से आग में स्वाहा हो गई थी उस दिन। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। खौफनाक मंजर उस समय का देखिए। क्या रहा होगा उस समय, जो लोग वहां पर होंगे उनकी हालत क्या रही होगी जब ऐसा मंजर, ऐसा डरावना उन्होंने देखा होगा। चारों तरफ तबाही का आलम ही यहां पर नजर आ रहा है। देखिए सिर्फ राख का ढेर, ऊंची ऊंची आग की लपटें, धुएं का उठता गुबार, यही केवल वहां पर दिखाई दे रहा है। ये जिस दिन विद्रोह हुआ उसी वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सबसे खौफनाक वीडियो, सबसे खौफनाक तस्वीरें जो सामने आई हैं वो अब आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से विद्रोह की आग इतनी भयानक की सैकड़ों गाड़ियां राख में तब्दील हो गई। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए धुएं का गुबार कितना उठता हुआ नजर आ, आसमान को छूता हुआ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जहां तहां गाड़ियां भी टूटी हुई पड़ी हुई हैं, किसी के शीशे चकनाचूर हो गए हैं, कहीं जल गई हैं गाड़ियां।
तो देखिए अब आपको बताते हैं कि देखिए हिंसा की शुरुआत कैसे हुई थी। 4 सितंबर 2025 सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। 8 सितंबर 2025 बैन के खिलाफ सड़कों पर युवा जो थे वो उतर आए। और अभी की स्थिति की अगर बात करें तो देखिए काठमांडू में इस समय कर्फ्यू लगाया गया है ताकि और कोई अराजकता ना हो। वहीं सुशीला कार्की अब अंतरिम पीएम बन सकती हैं क्योंकि उनका नाम सबसे आगे है। आगे क्या हो सकता है, देखिए 6 महीने बाद फिर से चुनाव होंगे, ये आपको बता रहे हैं कि आगे क्या होंगे, आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या हालात हैं और आगे क्या होगा, ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल की जेलों से भागे कैदियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। एसएसबी ने अब तक नेपाल के 35 कैदी पकड़े हैं। 22 कैदी यूपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए हैं। 10 कैदी बिहार बॉर्डर से दबोचे गए हैं। 3 कैदी बंगाल सीमा पर पकड़े गए हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से जो कैदी हैं वो अपनी जेलों से भाग गए थे और नंबर्स कम नहीं थे, बल्कि 3000 से ज्यादा कैदी जेलों से भागे थे। बल्कि लगभग जो जानकारी मिली थी कि 6000 कैदी भाग चुके थे जेलों से। अब उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई है। देखिए 10 कैदी बिहार बॉर्डर से पकड़े गए हैं। 3 कैदी जो है बंगाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं और वहीं यूपी नेपाल बॉर्डर से भी उनको पकड़ा गया है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल की जेलों में भागे कैदियों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में विद्रोह के बाद सरकार गठन की तैयारी हो रही है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच आज अहम बैठक है। आज नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान संभव है। युवा नेताओं ने सुशीला कार्की का प्रस्ताव रखा है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सुशीला कार्की जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है और युवा नेता जो है उन्होंने भी सुशीला कार्की का नाम ही आगे रखा है, यानी कि सुशीला कार्की का ही प्रस्ताव आगे रखा है। तो नेपाल में विद्रोह के बाद सरकार गठन की अब तैयारी चल रही है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच की आज अहम बैठक है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और सेना मुख्यालय दोनों को ही लाया गया है, यानी कि देखिए सुशीला कार्की को भी लाया गया है सेना मुख्यालय। और आपको बता दें कि अब तक अपडेट आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। नेपाल में बवाल थम नहीं रहा है। अभी भी जेल तोड़कर कैदी जो भाग रहे हैं उन पर फायरिंग अब की जा रही है। ये सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है क्योंकि देखिए कैदी जो है वो भाग रहे हैं लगातार जेलों से और इसीलिए उनको धरपकड़ करने की कवायद शुरू हो गई। सेना ने आंदोलनकारियों को बुलाया है। ये भी आपको अपडेट दे दें कि सेना ने आंदोलनकारियों को बुलाया है बातचीत करने को लेकर। तो ऐसे में नेपाल में सरकार गठन को लेकर ये बैठक होगी जिसकी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसी बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। नेपाली आर्मी हेडक्वार्टर में ये मीटिंग होने वाली है और इसमें सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये आपको बता रहे हैं। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। नेपाल में तख्तापलट के बाद हिंसा फिलहाल थम चुकी है, लेकिन नेपाल की सड़कों पर हिंसा के निशान चीख चीख कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। जली हुई इमारतें, आग के प्रकोप में अपना अस्तित्व खो चुकी गाड़ियां, वीरान पड़ी सड़कें, टूटे जले हुए बाजार नेपाल की राजधानी पर हुए सितम की गवाही दे रहे हैं। नेपाल अमूमन ऐसा नहीं होता है। ये जरा देखिए कि तस्वीरें, चारों तरफ सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग आपको पैदल चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सारी दुकानें बंद हैं। कर्फ्यू को पूरी तरह से लागू किया गया है और ये कोशिश है कि कहीं से भी कोई लोग ना आए। यहाँ कोई भी अगर दुकान खुली दिखती है तो तुरंत आर्मी के जवान वो आते हैं, वो मना करते हैं कि आप इस दुकान को बंद कीजिए। साथ ही साथ अपील की जा रही है कि आप बाहर घरों से ना निकलें। आप देखिए सामने देखिए, ये रास्ता देखिए, पूरा रास्ता पूरा सन्नाटा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो सभी के जहन में है कि आखिर अब नेपाल की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। कई नाम
इन संभावनाओं की लिस्ट में सामने आए जो नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान थामने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस लिस्ट में अब जो नाम शीर्ष पर है वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल में नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आने पर वहां के लोगों का कहना है कि एक अंतरिम सरकार है। हमने अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नाम आगे रखा है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इस मुद्दे पर जनजी प्रदर्शनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिला।